हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2026 के लिए दमदार पूरे पेपर का हल देखेंगे। तो साथियों, जैसा कि एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम 4 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, तो 4 फरवरी को टारगेट करते हुए अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं। तो आज के सेशन में एसएससी के लेटेस्ट पैटर्न पे जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग के टॉप लेवल के 60 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 60 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो साथियों, यदि आप आज के सेशन से 60 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी लेवल की चल रही है, क्योंकि जिस तरह से आपके पेपर में जीके, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के सवाल पूछे जाएंगे, सेम वैसा ही क्वेश्चन पेपर आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत में हम लोग जीके के 25 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इंग्लिश के 25 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आपका रीजनिंग प्लस मैथ के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो लगभग ये एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2026 का आधा सिलेबस को कवर करने वाला है। तो साथियों, इस क्लास को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो पेपर से पहले पेपर वाले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे आज के इस क्लास में। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर करिएगा। तो साथियों, एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए जो डेली क्लास आ रही, एक तो सुबह 8:30 बजे आ रही है और एक शाम 7 बजे आ रही, बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन कल से एक और क्लास आएगी, तो उसका टाइम आपको बता देंगे कि वो क्लास कब आएगी। ओके, तो चलिए इस क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न को हल करते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में अवध के नवाब ने ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू किए गए सहायक गठबंधन को स्वीकार किया था? बताइए, किस वर्ष में अवध के नवाब ने ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू किए गए सहायक गठबंधन को स्वीकार किया था? तो किस वर्ष में किया था? 1801 में किया था। पहले का डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा के आम चुनाव पहली बार कब हुए थे? बताइए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा के आम चुनाव पहली बार कब हुए थे? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका 1993 में हुआ था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। वसीय अम्ल का आणविक भार कैसे निर्धारित किया जाता है? वसीय अम्ल का आणविक भार कैसे निर्धारित किया जाता है? बताइए। तो साबुनीकरण मान के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। नृत्यांगना युगल कमलिनी और नलिनी अस्थाना को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वे निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? बताइए। जो नृत्यांगना युगल कमलिनी और नलिनी अस्थाना है, इनको 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो वे किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं, किस शैली के लिए फेमस है? तो ये कथक के लिए प्रसिद्ध हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए, गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट को दिया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। भारत में मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार सीमांत कामगार कौन है? भारत में मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार सीमांत कामगार कौन होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम काम करता है, उसे भारत में मानक जनगणना की परिभाषा के अनुसार सीमांत कामगार माना जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को। वडोदरा गुजरात के लक्ष्मी विलास महल में किस शैली की वास्तुकला का इस्तेमाल किया गया था? वडोदरा गुजरात के लक्ष्मी विलास महल में किस शैली की वास्तुकला का इस्तेमाल किया गया था? तो इसमें भारत अरबी वास्तुकला का इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। निम्नलिखित में से किस खेल में क्लीन एंड जर्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है? किस खेल में क्लीन एंड जर्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो ये भारोत्तोलन खेल में किया जाता है, क्लीन एंड जर्क तकनीक का प्रयोग। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए पूरे 40 टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और ये टेस्ट जीके जीएस करंट अफेयर के 20 रहने वाले हैं।
और इंग्लिश के 20 रहने वाले जो एसएससी में बार बार सवाल पूछे जाते हैं और जो हाल फिलहाल में एसएससी के एग्ज़ाम कंप्लीट हुए हैं, जैसे आपका सीजीएल का पेपर कंप्लीट हुआ है, सीएचएसएल का पेपर कंप्लीट हुआ है, सीपीयू का, स्टेनो का, सिलेक्शन का, प्लस जो हाल में आपका एसएससी दिल्ली पुलिस का पेपर चला है। तो जिस तरह से सवाल हर एक सब्जेक्ट में पूछा है, उसको देखते हुए आज का ये जो टेस्ट है आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पूरे 1000 क्वेश्चनों का टेस्ट है। ये टेस्ट मात्र आपके लिए 50 रुपीज़ का हमने कर दिया है। ये एग्ज़ाम तक रहेगा। देखिए 50 रुपीज़ बहुत कम है। यदि 50 रुपीज़ आप लगाकर यदि सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो समझिए आपके पेपर में 50 to 80% सवाल तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन तैयार किया गया है। जैसे आप एक क्वेश्चन, जैसे हर एक टेस्ट में 25-25 क्वेश्चन आएंगे। एक टेस्ट आपको एक दिन में देना है, जैसे एक जीके का टेस्ट देना है तो एक इंग्लिश का देना है। 2 टेस्ट आपको कम से कम 50 क्वेश्चनों का डेली देना है। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है और ये टेस्ट अपने पास मंगा लेना है। मैसेज करेंगे तो टीम आपको ये टेस्ट प्रोवाइड कर देगी बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन आपको अपने पेपर में बैठने से पहले इस टेस्ट को पढ़ना एक बार जरूर है अच्छी तरीके से। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है? कौन सा शिखर दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है? अनाईमुडी शिखर है दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10। 1921-22 में केरल के मालाबार समुद्र तट के किसानों ने एक महान विद्रोह किया था, जिसे किसके रूप में जाना जाता है? बताइए 1921-22 में केरल के मालाबार समुद्र तट के किसानों ने एक महान विद्रोह किया था, तो इसे किस विद्रोह के रूप में जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, मोपला विद्रोह के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को। फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? यह तो ये जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का क्या बनेगा परफेक्ट आंसर? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राजनिधि से पूर्णतः पोषित किसी संरक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राजनिधि से पूर्णतः पोषित किसी संरक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी? तो यह अनुच्छेद 28 कहता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र नंदिनी और रागिनी शंकर द्वारा बजाया जाता है? इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र नंदिनी और रागिनी शंकर द्वारा बजाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा वायलिन को। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14। उपन्यास ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन है जो सबसे लंबे उपन्यासों में से एक है? उपन्यास अ सूटेबल बॉय के लेखक कौन है जो सबसे लंबे उपन्यासों में से एक है? अ सूटेबल बॉय को किसने लिखा है? विक्रम सेठ ने लिखा है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केली कुट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ होती है? बताइए कौन से शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केली कुट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ होती है? तो ध्यान रखिए कथकली की शुरुआत। कथकली कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, तो इस सवाल का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16। रानी गायदी नल्लू निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ी हैं? जो रानी गायदी नल्लू थी ये किस आंदोलन से जुड़ी थी? तो ये हिराका आंदोलन से जुड़ी थी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण भारत की ऐसी प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अरब सागर में गिरती हैं? दक्षिण भारत की ऐसी प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं? एक तो नर्मदा नदी है और एक ताप्ती नदी है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18। भारत वंश के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस वंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो साथियों भारत वंश के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया, तो इसे किस वेद में इस वंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है आप सभी को? तो ऋग्वेद में मिलता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है?
82.14% है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20। गुक्की की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? बताइए, गुक्की की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है इनमें से? तो आलिया भट्ट बनी थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को। प्रथम ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? बताइए, पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये गांधीनगर में किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैमी और ऑस्कर दोनों पुरस्कार प्राप्त है? किस व्यक्ति को ग्रैमी और ऑस्कर दोनों पुरस्कार प्राप्त है? बताइए। तो गुलजार जी को ये दोनों अवार्ड प्राप्त है, एक तो ग्रैमी और ऑस्कर। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 को। पारिस्थितिक तंत्र के कार्य करने और बने रहने के लिए बुनियादी आवश्यकता क्या है? पारिस्थितिक तंत्र के कार्य करने और बने रहने के लिए बुनियादी आवश्यकता क्या होती है? तो सौर ऊर्जा का निवेश होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। दक्षिणी भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? दक्षिणी भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। भारत की प्रथम महिला उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश फातिमा बीबी भारत के किस राज्य से संबंधित है? बताइए, भारत की पहली महिला उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश फातिमा बीबी भारत के किस राज्य से संबंधित रखती हैं? तो ये भारत के केरल राज्य से संबंधित रखती हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 को। होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस पत्थर से एक होयसल राजा ने 1150 में करवाया था? बताइए, होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण किस पत्थर से एक होयसल राजा ने 1150 में करवाया था? तो काला शिष्ट पत्थर से करवाया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 को। हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी किस नदी का उद्गम स्थल है ये? तो ये चिनाब नदी का उद्गम स्थल है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। भारत में निम्न में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में सबसे अधिक अंतर होता है? बताइए, किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में सबसे अधिक अंतर होता है? तो ये थार की जगह पर। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये तो बिहार के सासाराम में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30। ओलंपिक खेलों में लेजर निम्न में से किस खेल की श्रेणी में है? ओलंपिक खेलों में लेजर किस खेल की श्रेणी में आता है? तो ये नौकायन खेल में आता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31। संसद की सदस्यता हेतु अर्हता का मुद्दा भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के दायरे के अंतर्गत आता है? संसद की सदस्यता हेतु अर्हता का मुद्दा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे के अंतर्गत आता है? तो ये अनुच्छेद 84 के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32 को। निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? तो साथियों, किसने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? रानी गायदी नल्लू ने लिया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और हिराका आंदोलन से ये संबंधित रखती थी। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 33। सिकंदरा जो आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है, ये किसके मकबरे से जुड़ा है? बताइए, सिकंदरा किसके मकबरे से जुड़ा हुआ है? तो ये अकबर के मकबरे से जुड़ा हुआ है सिकंदरा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 34। किसको स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है? किसको स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है? बताइए। तो अरोड़ा आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ओके, चलिए
अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 35। बल को द्रव्यमान से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो साथियों, बल को द्रव्यमान से विभाजित करने पर आप सभी को क्या प्राप्त होता है? तो सर जी, हमें तो त्वरण प्राप्त होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है? बताइए, किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में स्थित है? तो गोदावरी नदी का। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदियों में से एक है गोदावरी नदी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? बताइए, जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 है ये किससे संबंधित रखता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 32। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38। तो साथियों, यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चन को आप हल करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि इंग्लिश में कुछ आपके चुनिंदा टॉपिक ही हैं जो कि आपके पेपर में वहीं से पूछे जाएंगे। सारे टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे आज के सेशन में, तो इसलिए इंग्लिश के सारे क्वेश्चन को आप देखिएगा। देखिए, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, यानी आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना जो अंडरलाइन वर्ड किया गया। जैसे प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का राइट स्पेलिंग क्या होता है आप सभी बताएंगे? प्रिंसिपल का राइट स्पेलिंग होता है PRINCIPAL होता है, प्रिंसिपल होता है। तो देखिए कौन सा प्रिंसिपल का राइट स्पेलिंग है। पहला ऑप्शन रॉन्ग है, दूसरा ऑप्शन भी रॉन्ग है, तीसरा भी, चौथा देखिए PRINCIPL, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएंगे। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? जो स्कूल का प्रमुख होता है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ कंपैरिजन टू फिल इन द ब्लैंक। हनी इज पर्सन इन हिज फैमिली। बताइए दोस्त, हनी इज पर्सन इन हिज फैमिली, ये तो भाई परिवारों के अंदर तुलना की जा रही है। इसका मतलब कि हनी इज द टॉलेस्ट पर्सन इन हिज फैमिली, ये हो सकता है भाई? बताइए, ठीक है। सबसे सही सुपरलेटिव कौन सा है? द टॉलेस्ट है भाई, क्योंकि तुलना परिवार के अंदर की जा रही है। जैसे मोर टॉलर की यदि हम बात करेंगे, पहला ऑप्शन, ये तो भाई आपका डबल कॉम्परेटिव है। क्या है ये? डबल कॉम्परेटिव है, ये होगा नहीं। प्लस जो टॉल है ना, ये बिल्कुल पॉजिटिव आपका रूप है, तो ये भी नहीं होगा। टॉलर क्या होता है भाई? ये कॉम्परेटिव पूर्ण है लेकिन तुलना के लिए सही नहीं होता है। इसका मतलब कि हनी इज द टॉलेस्ट पर्सन इन हिज फैमिली। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 को। इफ समवन मेंशन दैट द बॉल इज इन योर कोर्ट, व्हाट डज हिज इडियम इंप्लाई? बताइए दोस्त, द बॉल इज, अब आपकी बारी है निर्णय लेने या कार्रवाई करने की। इफ समवन मेंशन दैट द बॉल इज इन योर कोर्ट, व्हाट डज दिस इडियम इंप्लाई, यानी द बॉल इज इन योर कोर्ट, इसका मतलब कि अब आपकी बारी है निर्णय लेने या कार्रवाई करने की, यानी इट्स योर टर्न टू मेक अ डिसीजन और टेक एक्शन। यानी इस सवाल का बी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका मुहावरा बनेगा, इट्स योर टर्न टू मेक अ डिसीजन और टेक एक्शन। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हार्मोनी का विलोम शब्द बताइए। हार्मोनी का मतलब क्या होता है? सोचिए समझिए। तो हार्मोनी का मतलब होता है असहमति होता है, असहमति होता है, या तो भाई कलह होता है, या आपका कलह होता है। तो इसका उल्टा क्या होगा? डिस्कॉर्ड हो जाएगा। बताइए, डिस्कॉर्ड हो जाएगा भाई। यानी इस सवाल का पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। एकॉर्ड का मतलब क्या होता है भाई? सहमति होता है। एकॉर्ड का मतलब क्या होता है? सहमति होता है। यूनिटी का मतलब क्या होता है भाई? एकता होता है। क्या होता है? एकता होता है। और कॉन्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? मेल जोल होता है। ठीक है, तो इस सवाल का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 42। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सी टू बी अंडरस्टूड बाय द सोसाइटी। बताइए भाई, वह समाज द्वारा समझी जाने वाली है। वह चाहती थी कि, मतलब एक सेंटेंस आपको दे कि, मतलब कि एक गर्ल्स थी, वह चाहती थी कि समाज उसे समझे, लेकिन समाज उसे समझ नहीं पाया। यानी इसमें क्या होगा? सी साउट टू बी अंडरस्टूड बाय द सोसाइटी।
यानी सी साउट टू बी अंडरस्टूड बाय द सोसाइटी। जैसे कि चेस, यानी कोई तो ये नहीं चाहेगा कि हमें सोसाइटी चेस करे, पीछा करे। चेस का मतलब क्या होता है भाई? पीछा करना होता, ये तो होगा नहीं ऑप्शन में। हॉन्टेड मतलब क्या होता है? शिकार करना, ये तो कोई नहीं चाहेगा भाई शिकार करना। साउट होगा भाई, बिल्कुल परफेक्ट है। लुक्ड मतलब ये तो कोई नहीं चाहेगा कि सोसाइटी हमें हर समय देखे। यानी सी साउट टू बी अंडरस्टूड बाय द सोसाइटी, यानी वह समाज द्वारा समझी जाने वाली क्या है भाई? एक मतलब समझी जाना चाहती थी वो। ठीक है, तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से एक आपका ऑप्शन इनकरेक्ट है, उसको सही करना है। बताइए। जैसे टेंजिबल, स्पेलिंग ठीक है, टेंजिबल मतलब होता है आपका मूर्त। और नेविगेट, ये भी स्पेलिंग ठीक है। और यहाँ पे लैसिबियस, लैसिबियस का मतलब क्या होता है भाई? जो कामुक होता है। ठीक है, कामुक होता है। और रेट्रियोकल का मतलब क्या होता है? रेट्रियोकल का मतलब क्या होता है? इसका स्पेलिंग क्या होता है? RHE, रेटोरिकल होता है भाई, रेटोरिकल होता है। ध्यान रखिए, रेटोरिकल का मतलब होता है कि जो वाक्य विन्यास होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? वाक्य विन्यास इसे हम बोलते हैं। इसका स्पेलिंग गलत है भाई, ऑप्शन में स्पेलिंग आपका ये होता है RHETO होता है, रेटोरिकल होता है, रेटोरिकॉल नहीं होता है, रेटोरिकॉल होता है। ठीक है, तो इस सवाल का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। रेन कैट्स एंड डॉग्स मतलब जोर जोर से बारिश होना, इसका अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताइए? तो रेनिंग हैविली हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द स्पीकर रिक्वेस्टेड द ऑडियंस टू पे ईयर, सुने या अटेंशन। भाई वक्ता जो होते हैं वो श्रोताओं से क्या कहते हैं? अच्छी तरीके से शांत रहें, भाषण को सुने। द स्पीकर रिक्वेस्टेड द ऑडियंस टू बी पे अटेंशन, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ईयर मतलब आपका कान होता है भाई, ये तो होगा नहीं। साइलेंस मतलब मौन, ये होगा नहीं। एक्टिवनेस यानी सक्रियता, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? अटेंशन होने के लिए। तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। पेंसिव का सिमिलर मीनिंग बताइए क्या होगा? पेंसिव का मतलब होता है दोस्त मेरे गंभीर। ठीक है, पेंसिव का मतलब होता है गंभीर या जो विचारशील होते हैं, जो विचारशील होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पेंसिव। तो इसका सिमिलर मीनिंग बताइए ऑप्शन में। ट्रबल, ट्रबल मतलब क्या होता है? परेशान होता होगा नहीं। टाकेटिव का मतलब क्या होता है? टाकेटिव मतलब जो बातूनी होता है, जो बहुत बात करता है। थॉटफुल होगा भाई, विचारशील थॉटफुल वाले बोलते हैं ना, सी ऑप्शन राइट आंसर। टायर्ड मतलब क्या होता है भाई? थका हुआ होता है। ठीक है, तो इस सवाल का सी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 को। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्न इंग्लिश नाउ। अब बताइए इनमें से कौन सा जो खंड है आपका ग्रामेटिकल एरर है? आप कब से अंग्रेजी सीख रहे हैं भाई साहब? हैव यू बीन लर्न गलत है भाई, हैव यू बीन लर्न इंग्लिश गलत है। सही आपका क्या होना चाहिए? हैव यू बीन लर्निंग होना होता है ना भाई, आप जानते हैं। हैव यू बीन लर्निंग ठीक है, यहाँ पे भाई आईएनजी का प्रयोग होगा, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? बीन लर्न होगा, गलत होगा भाई आपका। क्या होना चाहिए? बीन लर्निंग होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस सवाल का पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 क्या बनेगा परफेक्ट आंसर? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यानी हमें साथियों एमिकेबल का विलोम शब्द बताना है, क्योंकि यही आपका अंडरलाइन किया है तो इसी का पूछा है। एमिकेबल एटमॉस्फियर लीडिंग टू अ पीसफुल रिजोल्यूशन। तो साथियों एमिकेबल का मतलब क्या होता है? एमिकेबल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। क्या होता है? शत्रुता पूर्ण होता है। ध्यान रखिएगा, तो इसका उल्टा क्या होगा भाई?
एग्रीएबल सहमत होगा, या आपका सिरने होगा। सिरने का मतलब होता है दोस्त मेरे शांत, ठीक। कॉर्डियल का मतलब होता है जो मित्रवत होता है, कॉर्डियल का मतलब होता है मित्रवत होगा। तो होस्टाइल होगा भाई, क्या होगा? होस्टाइल होगा भाई, मैत्रीपूर्ण, जिससे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। शत्रुता का होस्टाइल हो जाएगा, यानी एमिकेबल, मैत्रीपूर्ण, शत्रुतापूर्ण होगा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 को। दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 5:6 है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? दो वर्गों के विकर्ण का अनुपात दिया है, तो साथियों जैसे आपके पेपर में दो वर्गों के विकर्ण का अनुपात दिया और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, तो आपको तुरंत d1/d2 का होल स्क्वायर कर देना है। यानी यहाँ से 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा भाई? 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, यानी 25:36 में आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, d1/d2 का होल स्क्वायर लगा देना है, यानी 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 25 और 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50। 5 वर्षों के लिए 3% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 3500 पर साधारण ब्याज रुपीज़ में ज्ञात करिए। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। प्रिंसिपल कितना है भाई? 3500 सबसे अधिक नंबर में होता है। रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, जो 3% दिया है। टाइम आपका 5 वर्ष दिया है, बटे में 100 कर दीजिए। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15, 35 इधर से और 5 का गुणा 3 में कर देंगे तो 15, 15 5 75 का 5 7, 15 था 45 और 7 52, यानी 525 इस सवाल का राइट आंसर होगा, जो कि डी ऑप्शन आपका दे रखा है। तो यहाँ तक किसी को डाउट, किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट होगा तो साथियों कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा कि ये सवाल हमको नहीं समझ में आया। आपको डाउट लेकर नहीं चलना है पेपर तक, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 को। अंग्रेजी वर्णानुक्रम पे आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? ADG JMP SBY BEH क्वेश्चन मार्क। तो इसमें आपका अक्षरों का श्रृंखला दिया है, तो इसमें आपको अप्लाई क्या करना? जैसे पहले का आपको अक्षर का कोड निकालना, जैसे ए का J से यस से, यस आपको B से बनाना है। देखिए पहले अक्षर का हम कोड करेंगे, पहले A J यस, उसके बाद B। देखिए ए आपका 1 होता है, J 10 होता है, यस 19 होता है, B 2 होता है। देखिए 1 से 10 गया, यानी 1 में 9 जोड़ दिया तो 10 बन गया। 10 से 19 गया, यानी 10 में 9 जोड़ दिया तो 19 हो गया। अब 19 में जब आप 9 को जोड़ेंगे तो आपका 28 आता है। तो आप जानते हैं ना कि 28 पे B आता है। 28 पे कौन आता है? B आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि A से लेकर Z तक तो 26 होता है। जैसे हम 27 पे बढ़ते हो A हो जाता है फिर से 27 पे, 28 पे B, यानी यहाँ पे B, यहाँ पे कितना हो रहा है? 28 हो रहा है, यानी इसमें +9 का रिलेशन लगा है। तो उसी प्रकार दोस्त मेरे इस B में, यानी 2 में हम +9 को जोड़ेंगे, 9 और 2 जोड़ेंगे कितना आ गया? 11। 11 पे कौन अच्छा रहता है? K आता है, यानी जो हमारा आंसर मिलेगा वो K से मिलेगा। देखिए या तो ऑप्शन B होगा या तो ऑप्शन D होगा, क्योंकि K हमें ऑलरेडी मिल चुका है। यही दो ऑप्शन आपका K से शुरुआत हुआ है। देखिए अब दूसरा ऑप्शन यदि अक्षर चेक करते हैं, या तो यम आएगा या तो यन आएगा। दूसरे अक्षर का रिलेशन बनाते हैं, इसमें देखिए D का यम से B से, B से E। देखिए D, इसमें D है और इसमें यम है, इसमें भी है और इसमें E है। तो इनके अक्षर का कोड करते हैं, D 4, यम 13, भी 22, E 5 होता है। 4 से 13, इसमें भी +9 हुआ, 13 9 22, इसमें भी 22 9 31। अब जान देंगे 27 पे, 28 पे B, 29 पे C, 30 पे D, 31 पे, यानी इसमें भी आपका +9 का कोड लगा हुआ है। तो 5 में 9 को जोड़ देंगे 14, 14 पे कौन आएगा? एन आएगा, यानी KN देखिए कौन सा ऑप्शन में? D ऑप्शन। तो इस सवाल का D ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 52 को। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? यहाँ पे समीकरण दिया है और हमें 203 आंसर लाना है, यानी LHS बराबर RHS हमें करना है भाई, बहुत अच्छी तरीके से, वो भी ऑप्शन का मदद लेकर।
इस समीकरण में हमें रखना पड़ेगा। पहला ऑप्शन को हम उठाएंगे जब प्लस और गुणा को आपस में बदल देंगे इस समीकरण में। चलिए तो पहला ऑप्शन को उठाते हैं भाई। जहां पर प्लस हो वहां पे गुणा, जहां पे गुणा होगा वहां पे प्लस। देखिए 35 स्टार्टिंग में प्लस दिया तो इसकी जगह हम गुणा रख देंगे। 60 भागे 12 गुणा है तो प्लस 4 माइनस 12। ये समीकरण रेडी है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 35 गुणे 12 का भाग 60 में तो 5 बार में प्लस 4 माइनस 12। ठीक, 35 पंजे कितना होगा 50, 25 का 5 2, 5 15 217 यानी 35 पंजे 175 प्लस 4 माइनस 12। देखिए 175 4 कितना होगा 179 यानी 179 माइनस 12 कितना होगा तो 100 आपका यहाँ से 67 होगा। लेकिन हमें तो 203 लाना है भाई, यानी पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन में बढ़ते हैं, भाग और गुणा को बदलते हैं। जहां भाग होगा वहां पे गुणा, जहां पे गुणा होगा वहां पे भाग रख देंगे भाई। देखिए 35 प्लस 60, 60 के बाद देखिए भाग है तो इसको हम गुणा में बदलेंगे। ठीक है 12 के बाद देखिए गुणा है तो भाग में रख देंगे भाई। 4 माइनस 12 समीकरण तैयार है तो इसमें बॉर्डर स्क्रीन लगाते हैं। देखिए 35 प्लस 4 का भाग 12 में देंगे तो 3 बार में, 3 का गुणा 60 में कर देंगे तो 180 आ जाएगा। यानी यहां से दोस्त मेरे कितना आया हमारा 35 प्लस 4 का भाग 12 में 3, 3 का गुणा 60 में 180, यानी इतना सॉल्व करने पे 180 आ गया और माइनस 12 कर देंगे भाई। 35 80 कितना 180 कितना हो जाएगा 180 दो कितना आपका हो जाएगा 215 हो जाएगा। 215 में से 12 माइनस कर देंगे तो 203 आ जाएगा। देखिए हमें यही 203 आंसर लाना था जो कि ऑप्शन 20 हमारा परफेक्ट आंसर मैच कर गया। यानी इसमें भाग और गुणा बदलेंगे तभी हमारा 203 आंसर आएगा भाई। तो बी ऑप्शन आपका दे रखा है तो यही हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 53 को। एक निश्चित कूट भाषा में वांड को 81 63 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और दैन को 34 68 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस भाषा में यच के लिए कूट क्या है बताइए। इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। जैसे दोस्त मेरे आप सभी से केवल यच का कोड पूछा है। देखिए WANT वांट में 4 अक्षर हैं तो इसके लिए भी 4 अलग कोड क्या है 8 1 6 3। उसका देन THAN देन है, देन में 4 अक्षर हैं तो इसके लिए भी 4 अलग नंबर कोड क्या है। पूछा किसका केवल यच का, तो पहले कॉमन चेक करते हैं। देखिए वांट में तो यच है नहीं भाई, देन में आपका यच है, यानी हमारा आंसर इसी में आएगा देन वाले में। या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा या तो 6 या तो 8 आएगा। इन्हीं 4 नंबर में से आंसर होगा। लेकिन भाई इसमें तो कॉमन वाला मेथड अप्लाई नहीं होगा। जब कॉमन वाला मेथड अप्लाई नहीं होता तो हम इलिमिनेट वाला मेथड अप्लाई करते हैं। इलिमिनेट किसमें को करते हैं हम, जो ये कोड हुआ होता है दोनों का, जो नंबर कॉमन आएगा उसको इलिमिनेट कर देंगे। देखिए 8 वांट में है, 8 देन में तो इलिमिनेट हो गया। उसका देखिए 6 वांट में है और देन में भी 6 है तो ये भी नंबर इलिमिनेट हो जाएगा। 3 आपका वांट में है और देन आपका 3 में भी है तो ये भी इलिमिनेट हो गया। अब नंबर 1 देखिए बच रहा है, केवल एक वांट में बच रहा है और एक देन में बच रहा है। जिसमें यच रहेगा उसी में आंसर होगा, यानी देन में हमारा यच है तो यच का कोड क्या होगा 4 हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 54 को। देखिए एक और सवाल है भाई। एक निश्चित कूट भाषा में कैश को 1486 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और हायर को 3257 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में यच के लिए कूट क्या होगा। इस बार भी यच का कोड ही पूछा है, लेकिन इस बार देखिए कॉमन दिया है। कैश में यच है और हायर में यच है, यानी यच यच दोनों में कॉमन है। इसका मतलब कि जो इनका कोड होगा ना इसमें भी कोई ना कोई नंबर कॉमन आपको मिलेगा। देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, दोनों कोड में 2 2 कॉमन है। यच का कोड 2 होगा, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 55 को। 6 मित्र हैं ABCDE और F एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर पीठ करके बैठे हैं। भाई साहब 6 मित्र हैं, एक वृत्ताकार मेज है, ठीक है, लेकिन इस बार वो केंद्र के वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके नहीं बैठे हैं, पीठ करके बैठे हैं। 3 4 5 6 लोग को बैठाना हमें, है ना दोस्त। देखिए B और C दोनों का निकटतम पड़ोसी F है। B और C दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है भाई, F है। तो भाई B को यहाँ बैठा देते हैं, C को यहाँ बैठा देते हैं, बीच में F को बैठा देंगे, तभी तो B और C दोनों का निकटतम पड़ोसी F होगा।
प्रश्न के हिसाब से। उसका देखिए डी जो है ना वो बी के दाएं से दूसरे स्थान पे, लेकिन इस बार साथी जैसे हम लोग कोई वृत्त दिया रहता है केंद्र की ओर बैठे हैं तो हम उसके हिसाब से तुरंत उसके राइट साइड से देख लेते, लेकिन इस बार तो भाई वो पीठ करके, यानी बी जैसे सवाल दिया ना कि डी जो है वो बी के दाएं से, इस बार बी का दायां इधर होगा भाई और लेफ्ट इधर होगा, दायां उधर होगा, बायां इधर होगा। ध्यान रखिए क्योंकि पीठ की तरफ करके कर रहे हैं, यानी बाहर की तरफ देख रहे हैं, सब वृत्त के केंद्र को नहीं देख रहे हैं। यानी बी के दाएं से उस दूसरे स्थान पर डी बैठा है, बी यहाँ बैठा है तो डी यहाँ बैठ जाएगा भाई राइट साइड में, ठीक है। ए जो है वो डी के ठीक दाएं बैठा है, डी ऑलरेडी यहाँ बैठा है तो इसके जस्ट राइट साइड में कौन बैठा है, ए बैठा है, तो यहाँ पर ए बैठ जाएगा भाई, ठीक। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, आप पीठ की तरफ यानी उधर देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो आपका राइट साइड इधर होगा ना भाई, राइट साइड इधर होगा, लेफ्ट साइड इधर होगा। डी भी ऑलरेडी देखिए आपका, डी आपका यहीं बैठा है तो इसके जस्ट ठीक राइट साइड में ए बैठ जाएगा। सवाल दिया भाई, सवाल देखिए क्या पूछा, ए कभी आपका नहीं बैठा है, कौन नहीं बैठा है भाई, तो यहाँ पे जैसे ए बी सी डी, ई नहीं बैठा है तो भाई ई बीच में बैठा दीजिए। सवाल देखिए यफ के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यफ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है तो कौन बैठा है, यफ यहाँ पे बैठा है, इसके बाएं साइड से, बाएं साइड से तो भाई देखिए इधर ही होगा, पहले पे तो सी बैठा है, दूसरे पे ए बैठा है, यानी यफ के बाएं से दूसरे स्थान पर ए बैठा है भाई, ए बैठा है, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि बी वाले ऑप्शन में ए आपका बैठा है भाई, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 को। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, 14, 30, 93, 470, 3297। बताइए दोस्त, देखिए ये सवाल थोड़ा सा क्रिटिकल होने वाला है। 14, 30, 93, 470, 3297, ठीक है। तो इसमें लॉजिक देखिए 14 से 30 यानी पहले 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को जोड़ दिया, फिर उसको देखिए 30 दिया 90, 90 में 3 जोड़ देंगे 93, उसके बाद 93 चौका, 93 चौका कितना होगा, 93 चौका आपका देखिए 4 3 12 का 2, 93 चौका 4 3 12 का 2, 1 4 9 36, 4 9 36, 36 1 37 यानी 370। 70 में यदि इसमें भी एक सेकंड भाई, इसमें कुछ दूसरा लॉजिक लग रहा है क्या भाई, इसमें तो भाई देखिए एक सेकंड ऐसे तो नहीं आएगा भाई। जैसे पहले 2 का मल्टीप्लाई किया 2 जोड़ा, फिर इसको देखिए 3 का गुणा किया 3 जोड़ा, तो इसमें हो सकता है कि अभाज्य संख्या चले, 5 का गुणा करके 5 जोड़ा हो भाई। देखते हैं भाई, पहले 5 का गुणा करते हैं, 5 × 15 का 5 1, 5 9 45 1 40, 465 और देखिए 5 470, यानी इसमें भाई अभाज्य संख्या चल रही है 2 3 5 7। इसका मतलब कि इसमें आपका मेरे दोस्त कितने क्या होगा, 470 से 5 का क्या होगा, ठीक है। तो इसमें यदि हम 7 का मल्टीप्लाई करते तो पहले देखिए 0, पहले इसमें हम लोग, अब तो सभी को समझ में आया क्या है ना भाई, इसमें अभाज्य संख्या चल रही है, पहले 2 का गुणा किया 2 जोड़ दिया, फिर इसमें 3 का गुणा किया 3 जोड़ दिया, इसमें 5 का गुणा किया 5 जोड़ा। तो इसी प्रकार हम साथी 470 में यदि हम लोग एक बार चेक करते हैं, 7 का गुणा करते हैं उसके बाद प्लस 7 करते हैं तो क्या 3297 आता है। देखते हैं भाई, 7 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 7 7 49, 9 4, 7 4 28, 7 4 28 और 32, देखिए आ गया भाई, इसमें 7 जोड़े देखिए 3297 है ना, अभाज्य संख्या चले, यानी इसमें पहले 2 3 5 7 हुआ, उसके बाद अभाज्य संख्या कौन आता है, 7 के बाद डायरेक्ट 11 आता है। यानी दोस्त मेरे 3297 दिया, इसमें 3297 जो इसमें हमको गुणा 11 करना पड़ेगा, प्लस 11 करना पड़ेगा, तब जाकर आंसर आएगा। तो कितना आएगा भाई, करके बताइए। चलिए सवाल आपका होमवर्क है, कैलकुलेट करके बताइए आप लोग। ये सिंपल सा गुणा करना है आपको और प्लस 11 कर देना है, लास्ट में 11 का गुणा करना है फिर प्लस 11 करना है भाई इसी नंबर में, ठीक है। राइट आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन हो रहा है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 को। एक निश्चित तर्क के अनुसार 18 74 संबंधित है, उसी तर्क के अनुसार 22 90 संबंधित है, उसी तर्क के अनुसार 25 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। जैसे 18 74 संबंधित है, 22 90 संबंधित है, कैसे
बताइए। देखिए 18 चौं 72, 2 74, 22 चौं 88 प्लस 2 90, यानी इसमें लॉजिक तो सिंपल सा भाई, गुणा 4 प्लस 2, गुणा 4 प्लस 2, गुणा 4 प्लस 2 25, गुणा 4 प्लस 2 कितना आएगा, 25 चौका 100, 2 102 हो जाएगा। यानी 25 का रिलेशन किससे हो जाएगा, 102 से हो जाएगा। इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 58 को। एक निश्चित कूट भाषा में फॉइल को 1974 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, लाइफ को 72 91 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में ई का कूट क्या होगा? तो दोस्त मेरे, जैसे फॉइल है FOIL, फाइल में 4 अक्षर हैं तो इसको 4 अलग कोड दिया है। 1974 LIFE लाइफ 4 अक्षर हैं तो इसके लिए 4 अलग कोड दिया है। 72 91 पूछा किसका, ई का। तो देखिए ई कॉमन नहीं है क्योंकि फाइल में ई नहीं है, केवल लाइफ में ई है। इसका मतलब कि इसमें हम एलिमिनेट का मेथड लगाएंगे। चलिए इनके कोड को एलिमिनेट करते हैं। जैसे एक देखिए फाइल में है, एक लाइफ में है तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। 9 फाइल में है, 9 लाइफ में भी है तो इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। 7 फाइल में है, 7 लाइफ को भी एलिमिनेट कर देंगे। अब देखें ई है बचा, ई केवल पूछा हमसे तो ई केवल लाइफ में है तो इसी में हमारा आंसर होगा। तो 1 नंबर बच रहा है, 2 बच रहा है, यानी ई का कोड क्या होगा, 2 होगा। यानी पहला ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, किसी प्रकार का डाउट यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 को। देखिए यदि प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए तथा माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पे आपका समीकरण दिया है, सवाल में आपको प्लस गुणा को बदलना है, माइनस भाग को बदलना है, उसके बाद आप इस सवाल को हल करेंगे। चलिए तो हल करते देखिए। 5 प्लस है तो गुणा में बदलना है, 625 माइनस है तो माइनस को भाग में बदलना है तो भाग 25 हो जाएगा। गुणा है तो प्लस बदलना है, 75। यहाँ पे देखिए भाग है तो माइनस बदलना है, माइनस 65। समीकरण तैयार, इसमें बॉडमस में लगा देंगे। 5 गुणे 25 के स्क्वायर 625, यानी 25 का भाग 625 में देंगे तो 25 आएगा भाई। यहाँ से प्लस 75 माइनस 65, 25 पंजे 125 और यहाँ से 75 माइनस 65। देखिए 125 75 200, 200 में से 65 को माइनस करेंगे तो 135 आएगा, सिंपल सा। यानी इस सवाल का पहला ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है, 135। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 60। तो दोस्त मेरे ये सवाल देखिए, पेड का कोड इतना क्या है, ग्रैब का कोड इतना क्या है। तो ए का कोड पूछ दिया है हमसे। देखिए ए का कोड पूछा है तो ए देखिए आपका पैड में भी है, ठीक है, और ग्रैब में भी ए है, यानी ए तो दोनों में क्या है भाई, कॉमन है। ये क्या है, दोनों में कॉमन है। तो उसी प्रकार देखिए इनके कोड में कोई ना कोई नंबर कॉमन दिखाई दे रहा होगा। कौन सा नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? देखिए 3 दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3 इसमें भी है, पहले वाले में भी, दूसरे वाले में भी 3 है, यानी ए का कोड क्या होगा, 3 हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो साथियों फाइनली ये आपका पूरे 60 प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, पेपर से पहले पेपर वाले प्रश्न। तो बताइए आप सभी का आज के सेशन से कितना स्कोर रहा? सभी दोस्त बताएंगे अपना अपना स्कोर भाई। तो उम्मीद करूंगा आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से एक एक प्रश्न समझ में आया होगा। लगातार अपनी क्लास आप कर रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से, रिवीजन आप अपनी बहुत शानदार तरीके में कर रहे होंगे। जो साथी वो टेस्ट हम आपको दे रहे हैं उसको आप जरूर परचेस करिएगा, मात्र 50 रुपीज़ का वो टेस्ट है आपके लिए। बहुत अच्छी तरीके से आपको कंप्लीट करना है, एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। यदि किसी प्रकार का डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। डेली क्लास आएगी, कल से तो एक और क्लास आएगी, 3 क्लास आपका दिन में आएगी। बहुत अच्छी तरीके से आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करना है। ओके, तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से रखिए, एक भी क्वेश्चन को आप स्किप मत करिए। जो क्वेश्चन सोचेंगे कि ये नहीं आएगा वही पेपर में आ जाएंगे। तो जो भी प्रश्न आपको MTS के लेवल का दिखाई दे रहा है उसको पढ़िए, तैयार करिए, रिविजन करिए, एनालिसिस करिए, अपने आप को मॉक टेस्ट लगाइए। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।